हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बुद्धा क्लासेस में। और ये हमारा ठीक है, ये छठी क्लास है प्राचीन भारतीय इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले बाकी क्लासें हो चुकी हैं, छठी क्लास है। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता ही कराया था। उसमें मैंने बताया भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में की गई थी। वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक भी हो गया था, फिर मैंने द्वारा बताया भी था कि ये हो गया था। ठीक है, वहाँ मैंने कैनिंग बता दिया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन है वहाँ पर। ठीक है, वो मैंने बताया भी था बाद में जा करके। तो मोटा मोटा देख लेते हैं कि कल हमने क्या करा था क्लास में। तो देखिए, कल मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं उसी को। ठीक है, देखिए ये पूरा यहाँ पे ये है। तो मैंने कल जो बताया था इसमें मैंने कराया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी, और जानकारी किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम जानकारी बताया था मैंने, जानकारी किसके द्वारा की थी। तो मैंने बताया था कि चार्ल्स मैसन। ठीक है, एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। ठीक है, एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, और चार्ल्स मैसन ने ही सर्वप्रथम जानकारी दी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। ठीक है, इन्होंने कब बताया था? 1826 में ही बताया था। इन्होंने ही बताया था कि 1826 में कि भारत में कोई ऐसी एक सभ्यता है जो अपने समय में उन्नत और विकसित अवस्था में थी। उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो 1842 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसका नाम था द नरेटिव जर्नीज इन बलोचिस्तान। ठीक है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था, उसी पुस्तक में प्रकाशित किया था। लेकिन अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व पटल पर नहीं आई थी। उसके बाद फिर से जब मैंने बताया था कि एक लाहौर से कराची तक, ठीक है, यहाँ लाहौर है, ये कराची तक, तो एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी। उस समय पाकिस्तान वाले क्षेत्र, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं दोनों क्षेत्र, और यहीं पर ही यहाँ से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची तक। और वहाँ पर दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, एक का नाम था विलियम ब्रंटन, एक का नाम था जॉन। ठीक है, जॉन ब्राटन। तो दोनों भाई थे, दोनों, इन्हें विलियम ब्रंटन बंधु भी कहते हैं। तो जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उस समय यहाँ से खुदाई के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त करी। इस क्षेत्र से इन्होंने कुछ ईंटें प्राप्त करी, और जब इन्होंने इन ईंटों का प्रयोग रोड़ी के रूप में किया तो इन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम मिले। और इन्होंने बताया कि जब इन्होंने इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से बताया तो इन्होंने पाया कि यहाँ पर ये कोई सभ्यता थी, ऐसी कोई सभ्यता थी, लेकिन प्रकाश में नहीं आती ये सभ्यता। उसके बाद 1861 की बात है। 1861 में एक व्यक्ति थे, नाम था इनका अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखना, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं और ये स्थापना करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं 1861 में। शासनकाल किसका था? वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था उस समय। ठीक है, ये कल थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसमें। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, वहाँ मैंने कैनिंग बोल दिया था उसे, और कैनिंग लिख भी दिया था मैंने वहाँ पे, लेकिन लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन, क्योंकि कैनिंग के बाद लॉर्ड कर्जन ही आते हैं। 1858 में लॉर्ड कैनिंग को हटा दिया जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति होती है, क्रांति के बाद उसको हटा दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन आते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव पड़ती है, और इसके जो जन्मदाता है उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए, खुदाई का भारत में जो खुदाई का कार्य होता है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। इसका याद रखना, कभी देखिए क्वेश्चन पूछ ले, कुछ पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, कैसे बन जाए। आजकल क्वेश्चनों का कोई तरीका नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा डीप से भी पूछ लेता है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ लिया थी, बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई की गई थी वो कौन से विभाग के द्वारा कराई जाती है, किसके विभाग के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, यानी याद रखना, खुदाई का कार्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ही कराता है। यानी जिस देश का होता है उस देश का एक क्या होता है? सर्वेक्षण विभाग होता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, खुदाई का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है, 1861 में हुई थी ये इसकी स्थापना। फिर मैंने बताया था कि इस नामकरण क्या क्या था? सिंधु हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दिया जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है, और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, बहुत अच्छे से बताया भी था कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। आज हम काल को लेकर के बात करते हैं, कालक्रम। ये कालक्रम है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। काल को लेकर के बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के काल को, तो देखिए इसके सिंधु घाटी सभ्यता के कई कालक्रम हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल को लेकर के बात करें तो बहुत सारे काल हैं इसके। ठीक है, अब कालों में देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर एक काल ये रहा। ठीक है, ये काल है,
और यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि इसको कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, किस पर, कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, ये कल मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा इसमें, कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, ठीक है, विधि के आधार पर इसको निर्धारित किया गया था, क्योंकि यह समय अवधि देखिए काफ़ी लंबी समय अवधि है, 3500 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व, यह समय अवधि बहुत लंबी समय अवधि है। इस कारण इस समय अवधि की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 भागों की बात करें तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, एक आता है आपका पूर्व हड़प्पाई चरण। कौन सा आता? पूर्व हड़प्पाई। एक होता है पूर्व हड़प्पाई चरण, ठीक है, ये कौन सा होता है? एक होता है, ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई चरण, ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई चरण। और जो तीसरा आता है उसको कहते हैं उत्तरोत्तर हड़प्पाई चरण, ठीक है। ठीक है, देखिए इसको 3 भागों में इसलिए बांटा गया क्योंकि ये समय अवधि आपके उत्थान से लेकर के पतन तक, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के वैसे बात देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पूरी तरीके से 1500 ईसा पूर्व में हो चुका था, ऐसा मानते हैं। लेकिन इन्होंने ये जो विधि है, देखिए ये जो मैंने बताया था कार्बन डेटिंग विधि, जो काल बताया गया था, ये कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इसको निर्धारित किया गया था और ये सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्थान से लेकर के पतन की पूरी एक प्रमाणिक समय अवधि ये बताई गई थी। इसको 3 भागों में बांट दिया गया था। एक कहा था पूर्व हड़प्पाई चरण, यानी ये जो पूर्व हड़प्पाई चरण था ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान का प्रारंभिक बिंदु था, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हो रहा था। यानी क्योंकि हम शुरुआत से देखेंगे तो शुरुआत में क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल में 4 काल होते हैं, जिसमें एक होता है, ठीक है, आपके पुरापाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल की समय अवधि कन्वर्ट होकर के आपके आ जाती है ताम्रपाषाण काल में। तो ताम्रपाषाण काल के लोगों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था और ये सबसे प्रारंभिक बिंदु होता है। इसके काल की बात करें तो ये आता आपका कहाँ से कहाँ तक, इसके ये कालक्रम आता आपका कहाँ से, देखिए इसकी बात करें तो ये आता आपका 3500 से लेकर के 3500 BC से, ठीक है, 3500 BC से लेकर के, ठीक है, 2600 BC इसके यह कालक्रम होता है, ठीक है। वहीं इसकी बात करें यानी परिपक्व हड़प्पाई चरण की बात करें तो ये कालक्रम आता है आपका कितना, देखिए इस कालक्रम की बात करें तो ये आता है आपका 2600 से लेकर के 1900 BC, ठीक, कहाँ तक आता है? 2600 से लेकर के 1900 BC ये आपके आता है इस काल के, इसके अंतर्गत जब परिपक्व हड़प्पाई चरण। बताऊंगा परिपक्व क्या होता है। वहीं उत्तरोत्तर हड़प्पाई चरण की बात करें तो देखिए उत्तरोत्तर हड़प्पाई चरण का जो कालक्रम आता है वो 1900 BC से कहाँ से आता है? 1900 BC से लेकर के 1300 BC ये इसके पतन की समय अवधि होती है, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की ओर जाती है। अभी बहुत सारे काल हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ काल भी है। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया कि ये इसके उत्थान की समय अवधि होती है, जहाँ पर लोगों के द्वारा एक सभ्यता का विकास किया जा रहा था। अभी तक आपने जो पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो पढ़ा भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जो पढ़ा, वहाँ में ये पढ़ा था हमने अभी तक कि मानव क्या था? यायावरी था, आकेटक था, खाद्य संग्राहक था, ठीक है, भोजन की तलाश में यत्र तत्र भटकता रहता था। समाज की संकल्पना का जन्म नहीं होता है, वहीं नवपाषाण काल में आकर के एक समाज की संकल्पना का जन्म करता है, ठीक है, सभ्य होता है, उसके दिमाग का थोड़ा विकास होता है और ठीक है भटकना छोड़ करके एक जगह निवास स्थान बनाता है, ठीक है, कृषि का प्रारंभ करता है और पशुपालन को अच्छी तरीके से बनाता है, यानी पशुओं को और अच्छी तरीके से पालता है। जब उसे महसूस होता है कि कुछ पशु ऐसे हैं जो पालने योग्य हैं, कुछ पशु ऐसे हैं जो उसकी खाद्य पूर्ति करते हैं, खाने की पूर्ति करते हैं, ठीक है, तो वो बाद में जाकर के एक सभ्यता का विकास करता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, पता नहीं, ये होता है इसके प्रारंभिक चरण। वहीं परिपक्व हड़प्पाई चरण इसकी 2600 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1900 ईसा पूर्व इसकी समय अवधि बताई गई थी, ठीक है। जहाँ देखिए BC लिखूँ वहाँ पे समझ जाइए आप ईसा पूर्व, ठीक है। मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ईसा पूर्व क्या होता है और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। चलिए परिपक्व हड़प्पाई चरण इसको क्यों बताया गया परिपक्व हड़प्पाई चरण? क्योंकि ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उन्नत और विकसित अवस्था थी, यानी इस समय सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था, ठीक है, यानी इसका विदेशों के साथ व्यापार होता था। और बात करें तो उसी समय देखिए इसको क्यों बताया गया परिपक्व हड़प्पाई चरण, क्योंकि अगर हम बात करें 2450, ठीक है, 2450 BC में, ठीक है, मेसोपोटामिया का एक शासक था, नाम था इसका सारगोन, और सारगोन का शासनकाल आपका चलता है 2450 से 2450 के आसपास इसका शासनकाल रहता है मेसोपोटामिया में, वहाँ का शासक था सारगोन। इसका शासन होता है इस समय तक, और
सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ था। इस कारण इसको बताया गया कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार में उन्नत और विकसित अवस्था में थी। ठीक है, व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, नदियों के द्वारा व्यापार और वाणिज्य, व्यापार भी होता था, यानी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। ठीक है, जो वस्तुएं ज़रूरत की होती थी उन्हें आयात भी किया जाता था, जो वस्तुएं दूर की होती थी उन्हें निर्यात भी किया जाता था। ठीक है, तो आयात निर्यात भी होता था, व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था, तो इसलिए इसे परिपक्व हड़प्पाई चरण कहा गया है। ठीक है, 1900 तक, क्योंकि आप देखेंगे भारत में एक नई सभ्यता और आती है, जो पहले जो नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी नगरीय सभ्यता होती है, लेकिन वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नई जो सभ्यता आती है जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अभी बहुत सारे इसमें अभी आपको देखिए बहुत सारे डाउट मिलेंगे आपको कि पहले ये लोग नगर में रहते थे, बाद में क्यों गांव में आ गए, क्योंकि अब जब वैदिक सभ्यता के बारे में आते हैं कि आर्य भारत के निवासी थे या बाहर से आए थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ के निवासी थे। ठीक है, कुछ लोग कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जब आर्य यहीं के निवासी थे तो पहले नगरों में रहते थे, बाद में जाकर क्यों गाँव में रहना इन्होंने शुरू किया। जो इनके पक्के मकान थे तो फिर बाद में इन्होंने कच्चे मकानों में रहना शुरू क्यों किया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतभेद भी आते हैं, विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद भी हुए थे आपस में। चलिए हम अभी सिंधु घाटी सभ्यता पे आते हैं, वैदिक सभ्यता आगे करेंगे। तो अब ये जो चीज़ समय अवधि थी, देखिए आपके ये इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर हड़प्पा चरण। ये समय अवधि वह समय अवधि थी जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की ओर, ठीक है, पतन इसका शुरू हो गया था वहाँ यहाँ से, क्योंकि आप देखेंगे 1500 में एक वैदिक सभ्यता का उदय होता है भारत में। और देखिए ये जो समय अवधि आपकी चलती है 1900 से लेकर के 1300 तक, क्योंकि वैदिक सभ्यता का लगभग 200 साल चल चुके थे इसमें। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग पहले से यहाँ थे, जो कुछ बाहर से आए थे, उन्होंने अपने आप को इस परिस्थितियों में ढालना शुरू किया, नगर से सीधा वो गांव की तरफ आ गए थे। तो ये था इसका एक काल, इसका हो गया। दूसरा देखिए 2500 से लेकर के एक काल और आता है इसका, ठीक है, अभी बहुत सारे काल आएंगे। अगले काल की बात करें तो ये आता है आपका 2500 से लेकर के कितने तक, 2500 से लेकर के, ठीक है, 2500 से ये आता है आपके 1500 ईसा पूर्व। ये किसके द्वारा था, ठीक है, 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व जो कालक्रम है आपका, ये है आपके सर मर्टिमर व्हीलर के द्वारा। किसके द्वारा, सर मर्टिमर व्हीलर के द्वारा। कभी कभी पूछ लेता है सर मर्टिमर व्हीलर के द्वारा, ठीक है, सर मर्टिमर व्हीलर के द्वारा इस काल को निर्धारित किया गया था, यानी 1500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि बताई गई थी। ठीक है, और ये समय अवधि सबसे प्रमाणिक समय अवधि मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आ भी जाए, ये 4-5 ऑप्शन दे रखे हों, तो इसमें आपको यही लगाना है क्या, कितना, 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व सबसे प्रमाणिक समय अवधि। ये भी कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर ही निर्धारित की गई थी। वहीं अगले उसकी बात करें तो 3250 से लेकर के 2750 समय अवधि। देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ था, सबसे पहले जो उत्खनन कार्य शुरू किया गया था वो किया गया था किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक है, ये कौन से, ये निर्देशक थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक थे उस समय। 1921 की बात है। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थलों की खुदाई हुई थी। एक का नाम था हड़प्पा, जो पहला स्थल था, दूसरा था इसका मोहनजोदड़ो। एक की 1921 में होती है, एक की 1922 में होती है। तो इनके निर्देशन में हुई थी, तो इसलिए इनके काल को वरीयता दी गई थी। इन्होंने ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व है। लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ना तो उत्थान का काल है और ना ही पतन का काल है, यानी इसके अंतर्गत ना ही तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को उसमें रख सकते हैं कि उत्थान के काल में, और ना ही इसको पतन के काल में रख सकते हैं कि ये बस हमने नॉर्मली बता दिया गया कि इतना काल है इसका। उसके बाद 2850 से लेकर के 2800 से लेकर के, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व की समय अवधि इसकी अगली आती है। ठीक है, ये किसके द्वारा थी, तो इसके बारे में बात करें 2800 से लेकर के, ये आपके आते हैं अर्नेस्ट मैके के द्वारा। ठीक है, ये अर्नेस्ट मैके वही हैं जिन्होंने क्या आपके लोथल से एक मन के बनाने का कारखाना खोजा था। तो इन्होंने भी उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लोथल की खुदाई में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इन्होंने मन के बनाने का कारखाना खोजा था वहाँ से। तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि बताइए। वहीं 2900 से लेकर के 1900 की बात करें तो ये MS वत्स के द्वारा, ठीक है, MS वत्स के द्वारा, ठीक है,
ये सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि थी। इन्होंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता 1000 वर्षों तक चली, यानी 2900 BC से लेकर के 1900 BC के अंतर्गत, ठीक है। ये पूरी समयावधि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और इन्होंने पूरे उत्थान और पतन को इसी 1000 समयावधि में बता दिया गया था, ठीक है। अब इसके साथ देखिए एक समयावधि और आती है जो यहाँ पर लिखी नहीं है, वो आता आपका, ठीक है, वो आता आपका 2350 से लेकर के, ठीक है, 70। अभी आप देख रहे होंगे तो सोच भी रहे होंगे कि ये समयावधि क्यों नहीं लिखी है। तो देखिए ये लिखी नहीं थी मैंने, ये अलग रखा था थोड़ा सा। ये जो समयावधि आपकी ये भी आती है आपकी, इसमें आप देखोगे लूसेंट वगैरह में जो बुकों में लिखी हुई है वो 2350 से लेकर के 1750 है। अब ये किसके द्वारा है? DP अग्रवाल जी के द्वारा इस समयावधि को बताया गया था। किसके अनुसार? यानी DP अग्रवाल जी के द्वारा इसको बताया था 2350 से लेकर के 1750, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि कितनी बताई गई थी? DP अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछ ले, देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता, निम्नलिखित में से DP अग्रवाल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की समयावधि कितना निर्धारित की गई थी? तो वो कितना निर्धारित की गई थी? 2350 से लेकर के 1750। इन्होंने ये कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जब अपने विकसित अवस्था में थी, 19 अवस्था में थी, तब इसका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। उसके बाद ये जो सिंधु घाटी सभ्यता अपने जो उन्नत अवस्था में थी वो 2350 से 1750 थी, क्योंकि 1750 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक विदेशी जनजाति भारत में आती है और यहाँ की परिस्थितियों को पूरी तरीके से चेंज कर देती है, जिसे हम आगे जानते हैं वैदिक आर्यों के नाम से जानते हैं। वहीं जो 1500 ईसा पूर्व में एक नई सभ्यता का निर्माण करेंगे जिसे कहते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो ये तो था इसका कालक्रम, ठीक है, कालक्रम हो गया। अब आगे बात करें कुछ उद्भव के मत, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के मत की बारे में बात करें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के मत को लेकर के भी, यानी उद्भव के मत को लेकर के भी दो मत थे। इसके उद्भव को लेकर के भी दो मत थे। एक था आपका स्वदेशी मत, ठीक है, और एक था आपका विदेशी मत, ठीक है। स्वदेशी मत को मानने वालों में से कौन कौन थे और विदेशी मत को मानने वालों में से कौन कौन थे, इसके बारे में बात करें तो देखिए जो भारतीय इतिहासकार थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन को लेकर के कार्य कर रहे थे, उन्होंने स्वदेशी मत को वरीयता दी, यानी भारतीय मत को वरीयता दी। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण हुआ था वो भारतीय लोगों के द्वारा हुआ था। यानी आप देखेंगे गुजरात आप जाएंगे कभी, गुजरात में आप पढ़ोगे सौंथी और, ठीक है, सौंथी संस्कृति, ठीक है। तो सौंथी संस्कृति के लोगों के द्वारा ही इस सभ्यता का निर्माण किया गया था, क्योंकि आप देखोगे तो पूर्व हड़प्पाई चरण के जो स्थल पाए जाते हैं, जैसे कोटदीजी हो गया, ठीक है। कोटदीजी देखिए आपके बहुत पुराना स्थल है कोटदीजी, ठीक है। ये आपके हड़प्पा सभ्यता से पहले भी था और बाद में हड़प्पा सभ्यता में भी आता है कोटदीजी, ठीक है। तो कोटदीजी हो गया और भी बहुत सारे, जैसे रहमान देरी हो गया, ठीक है, रोजदी हो गया। तो ये पूर्व हड़प्पाई स्थल होते हैं आपके। पूर्व हड़प्पाई मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पा सभ्यता से के निर्माण से पहले भी स्थल थे भारत में स्थित, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। ये लोग इस मत को मानते हैं, जिनमें से औलचिन दंपति, ठीक है, औलचिन दंपति, ठीक है, औलचिन दंपति, अमलानंद घोष आदि इतिहासकारों के द्वारा, यानी आदि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण भारतीय लोगों के द्वारा किया गया था, ठीक है। जैसे सौंथी संस्कृति आपकी, ठीक है, मैंने बताया था सुत कोटदा, ये भी आता आपके, कोटदीजी ये भी आता आपके। तो यहाँ स्थलों से ही, ये स्थल आपके पहले से ही स्थित थे, जहाँ से पता चलता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण हुआ था भारतीय लोगों के द्वारा किया गया था। यानी यहीं की एक विदेशी जनजाति न होकर के क्या कौन सी थी, इसकी राजस्थान की सौंथी और, ठीक है, सौंथी संस्कृति से हुआ था। वहीं विदेशी मत को मानने वालों में से कुछ इतिहासकार ऐसे थे जो मानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण एक विदेशी जाति ने किया था और विदेशी जनजाति भारत आई और भारत आने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपने आप को भारतीय संस्कृति में ढाला, भारतीय परिस्थिति में ढाला और यहाँ के स्थल का यहाँ की परिस्थितियों को अपने अनुरूप चेंज किया और इस सभ्यता का निर्माण किया। जिनमें से जो थे, जैसे कि आपके आएगा, देखिए आपके मैक्स मूलर महोदय हैं, ठीक है। तो मैक्स मूलर, क्रेमर हो गया, ठीक है, मैक्स मूलर हो गया, क्रेमर हो गया और HD सांकलिया, ठीक है। ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने ये बताया कि
सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण हुआ था वो विदेशी जनजाति के द्वारा किया गया था, यानी विदेशियों ने ही यहाँ पर आकर के इसका निर्माण किया। क्रेमर का मानना था कि 2400 ईसा पूर्व, कितना 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियाई लोग भारत में आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने इस संस्कृति को अपने अनुरूप ढाला और इसका निर्माण किया। ठीक है, वहीं गार्डन चाइल्ड का मानना था, गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि मेसोपोटामिया के लोगों ने, ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों ने नई पृष्ठभूमि में अपनी संस्कृति का निर्माण किया और इसका क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। वहीं एच.डी. सांगलिया इन्होंने भी यही बात कहा था कि बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में जो इन्होंने कुछ अवशेष प्राप्त करे थे वहाँ से, और मेसोपोटामिया से कुछ अवशेष प्राप्त करे थे, जब इन्होंने दोनों का अध्ययन किया तो इन्होंने काफ़ी समानताएं पाई उस चीज़ में, इस चीज़ को लेकर के, यानी मेसोपोटामिया के लोगों को लेकर के और यहाँ के लोगों को लेकर के खुदाई के दौरान जो चीज़ें प्राप्त हुई थी, तो उनको जब इन्होंने गहराई से अध्ययन किया तो इन्होंने कुछ समानताएं प्राप्त की और इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किससे हुआ है, एक विदेशी जनजाति से हुआ था। ठीक है, जो विदेशी लोग थे वो विदेशी मत को मानते थे, जो स्वदेशी लोग थे वो स्वदेशी मत को मानते थे। ठीक है, इनमें एक हमारे भारतीय भी आते हैं जिनका नाम था डी.डी. कौशाम्बी। ठीक है, क्या नाम था, डी.डी. कौशाम्बी। ठीक है, डी.डी. कौशाम्बी भी एक, ठीक है, ये भारतीय इतिहासकार थे, ठीक है, विद्वान थे ये। इन्होंने भी विदेशी मत को वरीयता दी है। इनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण एक विदेशी जनजाति के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये भारतीय जनजाति को नहीं मानते थे। तो ये था आपके सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के मत। अब कुछ देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, निर्माता कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की 4 जातियां आती हैं, चार जनजातियां प्रमुख होती हैं। उन 4 जनजातियों की बात करें, 4 जनजातियां जो सबसे प्रमुख मानी जाती हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता को लेकर के। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो 4 जनजातियां आती हैं, ठीक है, पहला आता है आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागर हो गया, मेडिटेरियन, ठीक है, सॉरी भूमध्य सागर हो गया, अल्पाइन हो गया और मंगोलाइड हो गया। ठीक है, अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक है, मंगोलाइड। इन 4 जनजातियों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। देखिए इसकी बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, सिंधु वाले क्षेत्र में आने वाली सबसे प्रथम जनजाति थी। वर्तमान में यह है मध्य भारत में एससी और एसटी के रूप में निवास करती है, जिसे आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में, चलिए ऐसा लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली सर्वप्रथम जनजाति। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस सिंधु क्षेत्र में आने वाली सर्वप्रथम जनजाति, आने वाली सर्वप्रथम जनजाति, ठीक है, जनजाति। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता भी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक निर्माता इन्हें माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता ठीक है। वर्तमान में ये कहाँ निवास करती है? वर्तमान की बात करें तो मध्य भारत में। ठीक है, वर्तमान में निवास, ठीक है, वर्तमान में निवास करती है मध्य भारत में। मध्य भारत में किसके रूप में? एससी व एसटी के रूप में, एससी व एसटी के रूप में मध्य भारत में निवास करती है, यानी जिसे हम अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कहते हैं। ठीक है, यानी जो आप बाद में जाकर के वर्ण बांट दिए जाते हैं, इनको अलग ही रख दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो एक सभ्यता जो सबसे पहले विकसित की गई थी वो इन्हीं लोगों के द्वारा विकसित की गई थी, जिन्हें हम अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से जानते हैं, यानी एससी और एसटी। ठीक है, वर्तमान में बहुत सारी जातियाँ इनके अंतर्गत रख दी गई हैं, लेकिन इन्हें
भारत का एनजेबी कहते हैं मूल निवासी कहा जाता है, ठीक है। SC और ST को भारत का मूल निवासी कहा जाता है। ये इतिहासकारों ने भी प्रमाणित किया है कि ये सबसे पहले आए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। इन्होंने निर्माण भी किया था। बाद में आर्य आए थे, देखिए इनको वैदिक आर्य भी कहा जाता है, भूमध्य को सागरीय को, ठीक है। ये भूमध्य वाले क्षेत्र से आए थे। आप देखेंगे भूमध्य सागर वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, आप देखेंगे, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको मिलेगा, ठीक है। आप जाएंगे वहाँ पे भूमध्य सागरीय, तो आप देखेंगे जी कि अफ्रीका महाद्वीप और इधर से आपके पड़ रहा है यूरोप, ठीक है, थोड़ा सा एशिया वाला क्षेत्र आ रहा है, तो उनके मध्य में एक सागर है जहाँ से भूमध्य सागर कहते हैं। तो वहीं से एक जनजाति आई थी जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा भूमध्य सागरीय, ये यहाँ से जनजाति आई थी और इन्होंने आकर के यहाँ पर एक सभ्यता का निर्माण किया जिसे कहते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक आर्य कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे, विदेशी जनजाति थी, ठीक है। इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक निर्माता कहा जाता है, इतना याद रख लेना, ठीक है। बाद में जाकर के इतिहासकारों ने कुछ चेंजिंग कर दी, ठीक है, कुछ परिवर्तन कर दिए थे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, वास्तविक निर्माता, ठीक है, वास्तविक निर्माता। इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। इन्हें द्रविड़ आर्य भी कहा जाता है, इतना याद रखना, क्या कहा जाता है, इन्हें द्रविड़ आर्य कहा जाता है। देखिए इनके बारे में जो एक व्यक्ति थे, नाम था इनका, याद रखना, सुनीति कुमार चटर्जी। क्या नाम था इनका, सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है। एक भाषाविद थे, कौन थे, भाषाविद, एक भाषाविद थे। और भाषाविद जो थे, ये भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी एक भाषाविद थे। इन्होंने बलूचिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रहने वाली जनजाति, ठीक है, तो बलूचिस्तान के लोगों की भाषा और भारत यानी दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों की भाषा में कुछ समानताएं पाई। समानता इनकी भाषा कौन सी थी, ब्राहुई भाषा थी, यानी कुछ अलग टाइप की भाषा बोली जाती है। तो दक्षिण भारत की भाषा और बलूचिस्तान, वर्तमान में बलूचिस्तान वाले क्षेत्र की भाषा, ठीक है, उस भाषा का इन्होंने जब समानताएं पाई तो इन्होंने बताया कि ये लोग यानी आर्यों के आने से पहले ये लोग दक्षिण भारत चले गए। जब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय ये अपने इस स्थान को छोड़ करके कहाँ चले गए थे, दक्षिण भारत में, और वर्तमान में दक्षिण भारत में निवास करती है। जनजाति कहाँ करती है, भूमध्य सागर यानी इन्हें वैदिक आर्य कहा जाता है, और ये दक्षिण भारत में निवास करती है, ठीक है। निवास कहाँ इनका वर्तमान में, दक्षिण भारत में, याद रखना दक्षिण भारत, ठीक है। आगे अल्पाइन की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की भी एक जनजाति मानी जाती है। ये प्रारंभिक जनजातियाँ हैं, ठीक है। ये वर्तमान में आपके कहाँ निवास करती हैं, देखिए आपके राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इन क्षेत्रों में निवास करती है। और मंगोलाइट की बात करें, देखिए हिमालय वाले क्षेत्र में, आप याद रखना, जहाँ मंगोलाइट की बात आ जाए, मंगोलों की बात आ जाए, तो आप देखेंगे ये कहाँ पे वर्तमान में निवास करती है। वर्तमान की बात करें तो इनकी, ठीक है, हाइट ज़्यादा नहीं होती है, मेरे बराबर ही है, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, याद रखना। तो हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लगभग ज़्यादा मैक्सिमम हाइट होती है इनकी 5.5 फुट, ठीक है। मंगोल है ये, मंगोल, ठीक है, मंगोलाइट जनजाति एक, ये वर्तमान में आपके हिमालय वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसे आपके असम हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, और आपके नेपाल वाले क्षेत्र हो गया। तो जो हिमालय क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है वही आपके वर्तमान में ये जनजाति निवास करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में इनको भी रखा जाता है, ठीक है। ज़्यादा हाइट नहीं होती, ज़्यादा भूरे होते हैं, नाक चपटी होती है इनकी, ठीक है, और थोड़े गोरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा गोरे, क्योंकि हिमालय वाले क्षेत्र से आते हैं तो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए हमने क्या क्या चीज़ें करी। अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसमें शुरुआत में हमने कल वाली क्लास में हमने इसमें बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी और इसका नामकरण कैसे हुआ। आज के इसमें हमने काल के बारे में बात करी, ठीक है, उद्भव के मत को लेकर के बात करी, उसके निर्माताओं को लेकर के बात करी, ठीक है, कि निर्माता किसे माना जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली जो हमारी क्लास चलेगी वो इसके प्रमुख स्थल, ठीक है, भी चित्र के द्वारा आपको यहाँ पे चित्र दिया जाएगा और वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो सब चीज़ बताई जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।